दोस्तों पायरेटेड मूवीज, टीवी शोज, वेब सीरीज या फिर मॉड ऐप को जब इलीगली डाउनलोड करने की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टोरेंट का ही ख्याल आता है, क्योंकि टोरेंट पर हमारे पैसे नहीं लगते। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी टोरेंट को जरूर यूज किया होगा और बहुत से लोग तो अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। वैसे जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि टोरेंट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाइल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां पायरेसी को रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। असल में दोस्तों टोरेंट पर फाइल्स किसी एक सेंट्रल सर्वर से डाउनलोड नहीं की जाती है, बल्कि इसकी जगह फाइल्स को उन हजारों लाखों यूजर्स के कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन से डाउनलोड किया जाता है जिन्होंने उस फाइल को पहले से अपने डिवाइसेस में डाउनलोड करके रखा हुआ है। यानी टोरेंट से जुड़ी कोई भी वेबसाइट किसी भी तरह का डेटा खुद होस्ट नहीं करती है। अब ऐसे में अगर इन वेबसाइट्स को गवर्नमेंट बंद भी कर देती है तो वेबसाइट ओनर किसी नए डोमेन को यूज करके एक नई वेबसाइट तैयार कर सकता है, क्योंकि इस नई वेबसाइट पर उसे कोई डेटा नहीं बल्कि सिर्फ टोरेंट के लिंक्स अपलोड करने होंगे। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बहुत से देशों में टोरेंट यूज करना गैर कानूनी है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि पायरेसी के इतने बड़े नेटवर्क को आखिर बनाया किसने है, और सबसे जरूरी चीज कि वो व्यक्ति इस समय कहाँ पर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोरेंट से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए टोरेंट किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से ये लोग एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट को भी फ्री में एक्सेस कर पाते हैं। हालांकि ऐसा करना पायरेसी के कैटेगरी में आता है और पायरेसी एक क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके बावजूद भी लोग टोरेंट यूज करते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने लोगों को टोरेंट का ये गिफ्ट दिया है उसका नाम है ब्रैम कोहेन। अब ब्रैम ने टोरेंट को कब, क्यों और किस लिए बनाया था, चलिए इस सब के बारे में हम शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों टोरेंट की ये स्टोरी 12 अक्टूबर सन 1975 के दिन से शुरू होती है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका के मैनहट्टन शहर में ब्रैम कोहेन का जन्म हुआ था। उनके पिता कंप्यूटर साइंटिस्ट और माँ एक स्कूल टीचर थी। यानी कह सकते हैं कि ब्रैम को शुरुआत में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों ब्रैम बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे, क्योंकि दूसरे बच्चे जहाँ सिर्फ खेल कूद में मगन रहते थे, वहीं ब्रैम का इंटरेस्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसी चीजों में था। यहाँ तक कि दोस्तों सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। सोचिए जिस जमाने में ज्यादातर लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, उस समय ब्रैम सिर्फ 5 साल की उम्र में कोडिंग सीख रहे थे। वैसे कोडिंग के अलावा ब्रैम को अलग अलग तरह के ब्रेन कॉम्पिटिशन्स का भी शौक था। दोस्तों ब्रैम ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई न्यूयॉर्क के स्टायवेंसेंट हाई स्कूल से पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो में एडमिशन ले लिया। लेकिन पढ़ाई के लिए जैसे ही उन्हें जॉब ऑफर्स होने लगे तो उन्होंने जॉब के लिए पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। दोस्तों ये 90s का वो दौर था जब ब्रैम ने कई अलग अलग टेक कंपनीज के लिए काम किया था। हालांकि वो शुरुआत से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उन्हें किसी टॉप टेक कंपनी में जॉब नहीं मिल पाया। खैर दोस्तों इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरह अलग अलग छोटी कंपनीज में काम करना ब्रैम के लिए अल्टीमेटली फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि इसी की वजह से उन्हें टेक वर्ल्ड के कुछ ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिले जिनके बारे में वो पहले नहीं जानते थे। खास तौर से उनकी आखिरी जॉब जो उन्होंने मोजोनेशन नाम की एक कंपनी में की थी, वो उनके टोरेंट बनाने के लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन साबित हुई थी। दरअसल दोस्तों मोजोनेशन कंपनी फाइल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड को बनाने की कोशिश कर रहा था। इस मेथड के पीछे आइडिया ये था कि फाइल को किसी एक सेंट्रल सर्वर की जगह उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़कर कई अलग अलग कंप्यूटर्स में सेव करके रखा जाएगा। अब ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो उसे एक साथ सभी कंप्यूटर्स के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हैकर किसी एक कंप्यूटर को हैक करके पूरी फाइल नहीं चुरा सकता। अब मोजोनेशन का ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग सिस्टम कभी बना या नहीं, दोस्तों इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि इस आइडिया ने ब्रैम को एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल बनाने के लिए इंस्पायर कर दिया था। दोस्तों ब्रैम को भी लगा कि ये मेथड फाइल शेयरिंग के लिए परफेक्ट और सिक्योर है, और इसीलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि वो इस मेथड को यूज करके अपना खुद का एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल जरूर बनाएंगे। और अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अगला 1 साल इस प्रोटोकॉल के प्रोग्रामिंग में लगा दिया, और आखिरकार इस कड़ी मेहनत के बाद वो इस प्रोटोकॉल को बनाने में कामयाब हो गए, जिसका नाम उन्होंने बिटटोरेंट रखा। दोस्तों आज उसी बिटटोरेंट को हम लोग शॉर्ट में टोरेंट कहते हैं। ब्रैम ने पहले बिटटोरेंट क्लाइंट को पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया था और इसके फर्स्ट बीटा वर्जन को 2 जुलाई 2001 के दिन रिलीज कर दिया था। अब दोस्तों ब्रैम ने ये प्रोटोकॉल बना तो दिया था, लेकिन वो खुद भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इसकी रियल सक्सेस इसे बनाना नहीं बल्कि लोगों को इस पर कनेक्ट करना है, और इसलिए उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए अपने रूममेट लिन सैमसन के साथ मिलकर एक टेक कॉन्फ्रेंस को क्रिएट किया, जिसका नाम उन्होंने कोडकॉन रखा। दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोडकॉन 2000 डेकेड्स की एक फेमस टेक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सर्गी ब्रिन और इलोन मस्क जैसे लोग भी शामिल हुए थे। दोस्तों अब ब्रैम ने इस कॉन्फ्रेंस में बिटटोरेंट को टेक वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट तो कर दिया था, लेकिन बड़े नंबर्स में लोगों को इस प्रोग्राम पर लाने के लिए ये भी काफी नहीं था, और इसलिए ब्रैम ने यूजर्स को अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका खोजा।
दरअसल साल 2002 के दौरान उन्होंने टोरेंट पर अडल्ट मूवीज लोगों को फ्री में डाउनलोड करने का ऑफर दे दिया। ब्रैम की ये स्ट्रेटजी वाकई में काम कर गई और बिटटोरेंट पर यूजर्स का ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ब्रैम लोगों की नजरों में एडल्ट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए एक सॉलिड यूजर बेस बनने के बाद उन्होंने इन फिल्मों को सीड करना बंद कर दिया। हालांकि इस पॉइंट तक आते आते अब तक काफी सारे यूजर्स खुद भी फाइल्स को सीड और शेयर करना सीख चुके थे। दोस्तों उस वक्त आज की तरह गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म तो होते नहीं थे, साथ ही स्टोरेज और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट इसको हद से ज्यादा महंगा बना देती थी, जिसके चलते कोई भी वेबसाइट ओनर बड़ी फाइल्स को होस्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे में टोरेंट के आ जाने से लोगों की ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई, क्योंकि टोरेंट पर किसी एक इंसान को फाइल होस्ट नहीं करना था, बल्कि उसकी जगह हजारों यूजर्स एक ही समय पर सेम फाइल को होस्ट करते हैं। और दोस्तों इन्हीं सभी खूबियों की वजह से टोरेंट काफी जल्दी लोगों के बीच बड़ी फाइल्स को शेयर और डाउनलोड करने का मेन प्लेटफॉर्म बन गया। और जब इस प्लेटफॉर्म पर मूवीज, गेम्स और सॉफ्टवेयर जैसी चीजें शेयर की जाने लगी, तो फिर इसे दुनिया का सबसे बड़ा पायरेसी नेटवर्क बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। दरअसल अब लोगों ने टोरेंट पर कॉपीराइटेड कंटेंट को शेयर करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ये पायरेसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूटर्स का मेन टारगेट बन गया। असल में दोस्तों ब्रैम ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि उन्होंने बिटटोरेंट पायरेसी के लिए नहीं, बल्कि उनका मेन गोल लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वे बड़ी फाइल्स को आसानी से, तेजी से और बिना कोई पैसा खर्च किए शेयर कर सके। ब्रैम ने कहा कि अगर यूजर्स उनके इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पायरेसी जैसी चीजों में कर रहे हैं तो उसमें उनकी या उनके प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है। हालांकि दोस्तों प्रोसिक्यूटर्स किसी भी तरह बिटटोरेंट और ब्रैम के खिलाफ केस बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन ब्रैम को इन सब चीजों का आभास पहले ही हो गया था और उन्होंने इससे बचने की तैयारी भी कर रखी थी। दरअसल ब्रैम ने बड़ी ही चालाकी से न तो खुद और न किसी दूसरे व्यक्ति को पायरेसी करने के लिए एनकरेज किया था, जिसके चलते प्रोसिक्यूटर्स उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना पाए। ब्रैम से जब पायरेसी को रोकने का तरीका पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कॉपीराइटेड कंटेंट को अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल बनाया जाए तो पायरेसी अपने आप ही खत्म हो सकती है। और दोस्तों देखा जाए तो ब्रैम की इस बात में सच्चाई भी थी। आप में से काफी लोगों को याद होगा कि अर्ली एंड मिड 2000s तक इंटरनेट पर म्यूजिक पायरेसी बहुत ज्यादा होती थी, जहां लोग अलग अलग वेबसाइट से सॉन्ग डाउनलोड करके अपने MP3 प्लेयर्स और आईपॉड वगैरह में सुना करते थे। लेकिन बाद में जब यूट्यूब, गाना और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को फ्री म्यूजिक सुनने का ऑप्शन मिला तो देखते ही देखते म्यूजिक पायरेसी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों ब्रैम की ये सभी आर्गुमेंट्स कॉपीराइट होल्डर्स को समझा नहीं सके। अब कॉपीराइट होल्डर्स डायरेक्टली बिटटोरेंट को बंद तो नहीं करवा सकते थे, तो इसलिए प्रोसिक्यूटर्स ने पायरेसी लिंक्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसी के चलते साल 2005 में ब्रैम और 7 अलग अलग अमेरिकन स्टूडियो के बीच एक डील हुई, जिसमें ब्रैम बिटटोरेंट पर मौजूद सभी पायरेसी रिलेटेड लिंक्स को डिलीट करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन जैसे ही ब्रैम ने बिटटोरेंट से उन लिंक्स को डिलीट करना शुरू किया, वैसे ही इंटरनेट पर पायरेट बे और रेयरबीजी जैसे नए टोरेंट वेबसाइट बनना शुरू हो गई और पायरेसी को रोकने का उनका ये प्लान भी नाकाम हो गया। इस तरह दोस्तों कॉपीराइट होल्डर्स को ब्रैम और बिटटोरेंट से जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने टोरेंट फाइल्स को होस्ट करने वाले यूजर्स यानी सीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके लिए वे हर एक सीडर को IP एड्रेस के जरिए ट्रैक करके उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने लगे। और दोस्तों हमारे भारत के ही कानून की अगर बात की जाए तो पायरेसी में दोषी पाए जाने पर आपको 3 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज सभी सीडर्स को सेफ रहने के लिए VPN का यूज करना पड़ता है। हालांकि दोस्तों जब से नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और हॉटस्टार जैसे अफोर्डेबल OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से इंटरनेट पर पायरेसी और टोरेंट का यूज काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि टोरेंट पर पायरेसी पूरी तरह खत्म हो गई है। खैर दोस्तों ये तो हुई टोरेंट की अब तक की कहानी। चलिए अब जानते हैं टोरेंट के फाउंडर ब्रैम कोहेन आज कहाँ पर है। दोस्तों आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पायरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसके आगे की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस ब्रैम कोहेन ने दुनिया का सबसे बड़ा पायरेसी नेटवर्क बनाया, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूटर्स कभी कोई जुर्म साबित कर ही नहीं पाए। और यही वजह है कि ब्रैम बड़े ही आसानी से बिटटोरेंट को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और साल 2017 में उन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी कंपनी चिया नेटवर्क को फाउंड कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्रिप्टो कॉइन पिछले साल अप्रैल के महीने में लॉन्च हुआ था और आज ब्रैम कोहेन सभी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहकर अपनी इस कंपनी को चलाने में बिजी हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।